एक ऐसा दौर था जब सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम मंथली सैलरी हुआ करती थी मात्र 55 रुपए। बढ़ते बढ़ते साल बढ़ते गए, सैलरी बढ़ती गई। 18,000 फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी है, मंथली सैलरी है। फिटमेंट फैक्टर की भी चर्चा बीते सालों में होती रही। सातवें पे कमीशन में 2.57 पर फिटमेंट फैक्टर रहा। और अब आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें बहुत सारी हैं। उम्मीदें ये कि 3 से ज्यादा हो, कई कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर हो। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जाहिर तौर पर बहुत उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी करना चाह रहे हैं। आठवें पे कमीशन पर उम्मीदें सबकी टिकी हुई हैं। आज सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजीत पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि जी। आपको बता दें, मंजीत पटेल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने भी मेमोरेंडम जरूर सौंपा होगा। आपसे पहले हमने एनसीजेसीएम के जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा जी से भी बात की थी, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो आपने सरकार को, आयोग को मेमोरेंडम सौंपा है, उसमें कितने फिटमेंट फैक्टर की आपने मांग की है? निधि जी, एक तो बात ये है कि हमने बड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए और ये फॉर्चुनेटली कहिए या फिर अनफॉर्चुनेटली कहिए, हमने एनसीजेसीएम के जो उनका जो कॉमन मेमोरेंडम है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर जो दिया गया था, उससे ठीक पहले हम लोग सबमिट कर चुके थे। तो जो सबमिट कर चुके हैं उसमें कोई एडिटिंग की व्यवस्था तो है नहीं। तो उसको सबमिट करने के बाद जेसीएम का जो चार्टर आया, उनका जो कॉमन मेमोरेंडम आया, उसमें 3.83 को लेकर के फिटमेंट फैक्टर पर सहमति दर्ज की गई। लेकिन हम लोग पहले दे चुके थे तो उसमें 2.62 का था हमारे पास। अब एडिट नहीं कर सकते थे उसको, हटा नहीं, भी नहीं किसी ने सकते नहीं थे। कहा कि आप एडिट करें। जी। लेकिन आपकी सोच थी ना, आपने 2.62 अगर बिल्कुल। दिया, आपने 2.62 दिया जी। फिटमेंट फैक्टर, क्या सोच थी उसके पीछे? देखिए निधि जी, पहले भी हमने ये बात कही है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को छोड़ नहीं सकते। हम वहाँ जुड़ेंगे जो सरकार 2% महंगाई भत्ते को देने में 1 महीने का डिले करती है और पूरा कर्मचारी 55 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, 70 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। उन्हें ये भरोसा होने लगता है कि सरकार शायद अमेरिका और ईरान के वार के चलते कोविड काल के दौरान जैसे 18 महीने का जो सीज़ कर दिया था डीए, वैसा कहीं फ्रीज़ ना कर दे उसको। तो वैसी परिस्थितियों में 2% का डीए मिले और हम मतलब बहुत बड़ी-बड़ी मतलब बहुत बड़े सपने पाल लें तो फिर वो सपने टूटते ही हैं। तो हमने जो मौजूदा जो फिटमेंट फैक्टर था, मतलब एक तरीके से 18,000 की जो मिनिमम सैलरी थी, वो 3 फैमिली यूनिट पर थी। तो हमने 3 फैमिली यूनिट को बढ़ा कर के 5 कंसीडर किया था। 5 करने के बाद आम तौर पर हमने ये देखा कि पिछली बार हमको मतलब जो है 14% से लेकर के 24% तक का हमको लाभ मिला था। तो हमने एक मिनिमम बेनिफिट 25% का लेकर के 3 से 5 फैमिली यूनिट करके और 25% का बेनिफिट लेकर के 2.62 का हमने कैलकुलेशन दिया था इसको पे कमीशन को। तो वो हम दे चुके थे, लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर जब जेसीएम ने दे दिया तो जेसीएम तो सबका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब जब भी कभी अगर बातचीत होती है तो हम उसमें जेसीएम के फिटमेंट फैक्टर को ही तरजीह देंगे कि आयोग जो है वो इसी फिटमेंट फैक्टर पर अपनी जो है अपनी कंसेंट दे। ठीक है। आपने 2.62 फिटमेंट फैक्टर दिया, उससे मिनिमम मंथली सैलरी कितने पर बैठेगी? देखिए निधि जी, उसमें जो बेसिक बनेगा वो तो करीब-करीब 50,000 के आसपास आएगा, 47 से 48,000 रुपए के बीच में। और फिर जो डियरनेस अलाउंसेस हैं या उसके अलावा जो हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो सुविधा की बात कही है, उसको हमने 15% की डिमांड की। अभी तक 8% जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो अलग-अलग जो कि पे बैंड हैं, उन सभी पे बैंड में जो पहली बेसिक सैलरी है, उसके एवरेज का 8% के आसपास ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। अभी वो काफ़ी है नहीं, तो हमने उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है कि उसको कम से कम 15% कर दिया जाए। तो जो पहली हमारी जो बेसिक सैलरी हो सकती है, जो जिसको हमने सुझाव दिया है, और एचआरए हमने उसमें 10, 20, 30 को कम ना करने की बात कही है कि ये क्राइटेरिया यहीं पर रहे और डियरनेस अलाउंस के साथ जैसे पहले अलाइन्ड था वैसे ही अलाइन्ड रखा जाए। तो हमारी जो पहली जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो भी करीब-करीब 80,000 के आसपास पहुँचेगी। 80,000 के पास जी। पहुंचेगी। जेसीएम ने 69,000 बेसिक सैलरी का आयोग को जो अपना रिकमेंडेशन दिया है, अपना सुझाव
मेमोरेंडम जो दिया है वो ज़्यादा रियलिटी के पास है, या जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादा ज़मीनी हकीकत के करीब है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरी कैलकुलेशन को, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस और प्लस एचआरए, तो वो कैलकुलेशन के बाद लास्ट में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। वो करीब करीब 97,000 को मतलब जो है पार कर रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, इन जगहों पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसकी पहली बेसिक जो टोटल सैलरी बनेगी वो 97,000 के आसपास बनेगी, और हमने जो बनाया है उसमें 80,000 प्लस है। तो वहाँ तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 15-17 हज़ार का जो अंतर आपको दिख रहा है, तो वो मतलब वही दिखेगा। तो अभी मैं ये कहूँगा कि देखो, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि डिमांड गलत नहीं है, डिमांड तो आप पूरा आसमान मांग लो, लेकिन देने वाला कौन है सामने, ये भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे पूरे मुंगेरी लाल के ही सपने देख लें, तो वो भी फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिमांड करने में लोग तालियां ज़रूर बजाएंगे, लेकिन जब मिलेगा तो फिर वही नाउमीदी छाएगी लोगों के तो मन आप में। ये कह रहे हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने, एनसीजेसीएम ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा इस बात को, तो या आपने जनता कहा देखिए कि जो डिमांड पब्लिक। तो कुछ भी किया, हमने भी उनसे ये सवाल पूछा था जी, कि क्या ये फीजिबल है? 3.833 एक सरप्राइज है। देखिए निधि जी, पिछली बार जब डिमांड की गई थी तो वो भी 3 पॉइंट समथिंग फिटमेंट फैक्टर की ही डिमांड की गई थी, जिसमें 2.57 का जो आया था। तो आप ये समझिए कि 2.57 तब था जब डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी 125% था, तब हमें 2.57 मिला। और जब डियरनेस अलाउंस केवल 58% है, मतलब उसका 127 का भी आधा नहीं है, हम्म, और तब हमने 2.62 की बात कही। तो आप अगर इस कंपैरेटिवली सिनेरियो को देखेंगे तो 3.83 है, उससे हमने बेटर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, बशर्ते हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं किया है। समझने का फेर है कि आप उसको 3.83 कैसे देखते हो और हमारा 2.62 कैसे देखते हो। 125% डियरनेस अलाउंस का मतलब है कि 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी इंडोर्स था, वो तो बिना किसी जीरो प्रॉफिट के, जीरो लॉस के ऑलरेडी मौजूद था ना। तो आपको मिला क्या, मुश्किल से 25% मिला, और हमने डिमांड यहाँ पर की, अगर आप देखोगे तो हमारे पास 1.58 का फिटमेंट ऑलरेडी इंडोर्स्ड है, और हम डिमांड कर रहे हैं 100% मोर देन। तो अगर उसको आप देखोगे तो हमारी डिमांड ऐसा नहीं कि अनजस्टिफाइड है, लेकिन ये है कि जब कोई ज़्यादा मांगता है तो पब्लिक के लिए वो बड़ा अच्छा लगता है, वो पब्लिक तालियां बजाती है। मिलेगा कब और कितना मिलेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, कमीशन क्या रिकमेंड करता है, फिर कैबिनेट क्या उसको मंजूरी देती है, वो एक अलग मुद्दा हो। ठीक है। अच्छा, आपने 2.62 फिटमेंट फैक्टर अपनी तरफ से मेमोरेंडम में लिखकर आयोग को दिया है। इसके अलावा आपने 50,000 की सैलरी, आप कह रहे हैं करीब-करीब जी 50,000 सैलरी, और फैमिली यूनिट 5, वहाँ पर आप सेम पेज पर हैं जी, एनसीजेसीएम के साथ। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग सेम हुँ, पेज पर हैं, एकदम हुँ, बिल्कुल एक ही वेवलेंथ है। थोड़ा बेसिक सैलरी को लेकर के थोड़ा आया है, और उसमें भी शायद हमने जल्दी सबमिट कर दिया, इस वजह से भी है, नहीं तो हम खुद कोशिश करते कि जो डिमांड की जा चुकी है मतलब जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से, उससे हम नीचे नहीं जाते। अभी आप देखिए बीपीएमएस ने 3.83 से भी बढ़कर के मांगा है, वो 4 पॉइंट समथिंग चले गए हैं। तो मांगने के लिए अभी बहुत सारे फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हो सकता है 4.5 को भी एक्सीड कर जाए, तो उनकी बात सुनने में ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो चर्चा फिर उसकी होनी चाहिए। हम तो ये बात कर रहे हैं कि मिनिमम क्या होना चाहिए, उन्होंने मैक्सिमम मांग लिया है, हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम कहाँ से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए। तो हमारी जो डिमांड है वो 50,000 से 60,000 के बीच में है कि मिनिमम बेसिक सैलरी इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे कम हमें एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो ये भारतीय मजदूर संघ का प्रस्ताव है कि आप 4 से ऊपर कीजिए फिटमेंट फैक्टर? मैंने जहाँ तक पढ़ा है अभी, तो एक उनका पत्र वायरल हो रहा था, उसमें मैंने देखा 4 पॉइंट समथिंग का शायद फिटमेंट फैक्टर उन्होंने दिया है, तो फिर चर्चा तो उसकी होनी चाहिए कि 4 पॉइंट समथिंग मांगा है, तो 3.83 से ज़्यादा है वो। तो मांगने को हो सकता है कल को कोई एसोसिएशन ऐसी डिमांड कर दे कि वो 5 पॉइंट समथिंग चला जाए, तो वो तो मतलब उस सरकार भले ही कितनी भी फ्लेक्सिबल हो, क्या वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि इतनी बड़ी डिमांड एक्सेप्ट करने का क्या कोई चांस नजर आता है देखिए आपको? देखिए मैंने पहले भी कहा, डियरनेस अलाउंस 2% बढ़ रहा है, पिछले कई साल से आप देखिए 2% से ऊपर हमको मिला नहीं है, और हम 2025 से
महंगाई भत्ते को जब वो 50% हो गया था, उस समय से हम उसको बेसिक सैलरी में मर्ज करने की डिमांड कर रहे हैं। वो नहीं हो पाया है अभी तक। तो ये तो डिमांड तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी मांग लो। मैंने पहले भी कहा पूरा आसमान मांग लो, लेकिन आपको पूरा आसमान नहीं मिलेगा। यहाँ वर्ग बटे हुए हैं हिंदुस्तान में, सरकार को बहुत सारी चीज़ों को भाई ऐसा नहीं कि मैं सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जो डिमांड करेंगे हम उसके लिए लड़ेंगे। हम पे कमीशन को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कम से कम मिनिमम फैक्टर होना चाहिए, इससे तो नीचे आपको नहीं आना। हम कम से कम नीचे की ब्रेकिंग तो लगाएं कि ये कट ऑफ है, इसके नीचे तो आप आ नहीं सकते, इसके ऊपर जाना है। तो ऐसी डिमांड तो हम करें। ठीक है, 2.62 से लेकर के 4.1 तक का हो गया हमारे पास। अब इस बीच में जो जितना जस्टिफाई हो सकेगा, जितना दबाव बन सकेगा, उतना बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज आप मंच पर हैं, एक बेसिक कैलकुलेशन अगर सारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को आप दे पाएँ, जी। जो आपने मेमोरेंडम सौंपा है 2.62 का, जिसमें 50,000 की सैलरी बनती है। इसका एक ब्रीफ कैलकुलेशन अगर जी। आप दे दें, तो वो समझ पाने में आसानी होगी। देखिए, अगर हमने लगभग 50,000 रुपये उसमें मिनिमम कहा है कि 50,000 रुपये से कम बेसिक सैलरी मिनिमम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक। तो अगर हम केवल इसको, वैसे तो उसमें 53,000 का हमने दिया है एक, कि 53,000 से शुरुआत होगी, तो वो पे मैट्रिक्स अलाइंड हो जाएंगी सभी। तो फिर भी हम 53,000 से अगर हम ले करके इसको चलते हैं, तो आज की डेट में, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जब तक हमको पे कमीशन मिलेगा तो 8-10% डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। और हमने जो मेगा सिटीज़ का एचआरए है वो 30% को, मतलब जो है जब डियरनेस अलाउंस 25% से कम हो, तब भी मेगा सिटीज़ का 30% से एचआरए कम नहीं होना चाहिए। और 15% हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की है। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 30 और 45 और करीब 10-55% अगर हम इसमें लेकर के चलते हैं, तो करीब ये 82,000 रुपये, 82,150 रुपये का मिनिमम ग्रॉस सैलरी बनती है जा कर के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए। पहली बात तो ये बताइए कि जो वेतन आयोग ने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया है और जो कर्मचारी संगठनों को अपनी बातें रखनी है, क्या वो फाइनली वो पूरा हो चुका है या फिर ये प्रोसेस अभी इसमें कुछ और भी होना है? मतलब आप लोगों ने अपनी बात कह दी है जो वेतन आयोग तक पहुँच चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, अभी जो पे कमीशन ने जो तरीके मतलब अमल में लाए हैं, पहले उन्होंने क्या कहा है कि एक उन्होंने सभी 4 तरह के लोगों को बेसिकली उन्होंने क्या है कि अपनी वेबसाइट पर मेमोरेंडम सबमिट करने की व्यवस्था की हुई है। 4 तरह से वो सबमिशन मांग रहे हैं। जैसे कोई इंडिपेंडेंटली दे सकता है, कोई एम्प्लॉई दे सकता है, कोई पेंशनर दे सकता है, या कोई अधिकारी दे सकता है अपना सुझाव। तो वो तो हो गया इंडिविजुअल का। दूसरा उन्होंने एसोसिएशन से मांगा है, वो पेंशनर की भी हो सकती हैं, वर्किंग एम्प्लॉइज़ की हो सकती हैं। तीसरा उन्होंने जो मांगा है वो यूनियन टेरिटरीज़ और डिपार्टमेंटल ऑफिसर से मांगा है। चौथा जो मांगा है उन्होंने, वो जो जुडिशरी में लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे अलग से सुझाव मांगे हैं। तो पहला जो स्टेप है ऑनलाइन का स्टेप है, और जो दूसरा स्टेप है वो मतलब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन का है। जैसे अभी 24 अप्रैल को जो माननीय आयोग है, 8वां वेतन आयोग है, वो देहरादून में विजिट कर रहे हैं। तो देहरादून यानी उत्तराखंड के आसपास की जो उत्तराखंड की जो एरिया है, उसके दायरे में काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वो बातचीत करेंगे। फिर 28, 29 और 30 तारीख को उन्होंने दिल्ली का शेड्यूल दिया हुआ है। दिल्ली में जो बेस्ड है यूनियंस, तो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। फिर उन्होंने पुणे का भी दे रखा है। तो ऐसे वो पूरे भारत में जो मेगा सिटीज़ है, जो इस तरह के शहर हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो एक ठीक-ठाक तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उन शहरों का विज़िट करते हैं, वहाँ के एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ से भी सुझाव लेते हैं। फिर ये प्रक्रिया मतलब जो है कंप्लीट होती है इंटरेक्शन वाली। फिर ऑफ़िस का काम रह जाता है, वो अपना ऑफ़िस का काम करेंगे और एक रिपोर्ट बना कर के कैबिनेट को सबमिट करते नहीं, हैं। एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एनसीजेसीएम ने जो अपना मेमोरेंडम सौंपा है, क्या वही कर्मचारी यूनियंस की तरफ से फाइनल है या अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना-अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं? मतलब वेतन आयोग अगर विचार करेगा इन मेमोरेंडम्स पे तो किसके बात सुनेगा, किससे बात करेगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा इस बात को कि एनसीजेसीएम एक कॉमन प्लेटफार्म है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन जेसीएम में जो 12 मेंबर हैं, वो बेसिकली 3 या 4 डिपार्टमेंट के हैं। ख़ास करके रेलवे है, पोस्टल है, डिफेंस है, इनकम टैक्स है।
तो ये 4 ही डिपार्टमेंट हुए। अब सबसे तो इनपुट्स नहीं ले पाए होंगे, हालाँकि हमने अपने इनपुट्स दिए हैं उसमें। लेकिन अभी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो बचे हुए हैं, इनके लीडर्स से भी सबमिशन ऑनलाइन भी जाएगा और उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि वही फाइनल है या पे कमीशन केवल उन्हीं के साथ बात करेगी या केवल उन्हीं के मेमोरेंडम को स्वीकार करेगी, ऐसा नहीं है। जितने भी मान्यता प्राप्त एसोसिएशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, उनसे भी सबमिशन लेंगे और फिर एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर वो उसके मिनट्स बनाएँगे, छँटनी करेंगे, कंपाइल करेंगे उन चीज़ों को, तो चलेगा, इसमें लंबा समय भी लगेगा। कुछ दिन पहले सरकार के सूत्रों से ही कुछ क्रेडिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में ये खबर आनी शुरू हुई कि सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। तो 7th पे कमीशन में जो 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर था, हो सकता है इसी को सरकार कंटिन्यू कर दे। इसकी कोई पुष्टि करते हैं आप? ऐसी नहीं, कोई नहीं, नहीं, चर्चा है? अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये बहुत बाद का काम है। जब पूरी मतलब जो है पे कमीशन जब तक रिपोर्ट सबमिट ना कर दे, तब तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर की पुष्टि की ही नहीं जा सकती। इवन वो फिटमेंट फैक्टर सुझाते हैं या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर ना ही सजेस्ट करें, वो कुछ और तरीका निकालें कि इतना इतना का ग्रोथ मिलना चाहिए और इसको जो कैलोरी कंजम्पशंस है, जैसे अभी हमने आईसीएमआर की जो कैलोरीज़ है, वो उन्होंने मानक दिया है कि 3490 कैलोरी चाहिए एक व्यक्ति को। तो 3490 कैलोरी के हिसाब से हो सकता है वो स्वीकार करें, या हो सकता है 2700 कैलोरी और 3490 के बीच का कुछ निकालें, फैमिली यूनिट 3 निकालें। हमारी डिमांड तो 5 की है, हो सकता है वो 5 से कुछ कम हो, या हो सकता है उनका सजेशन 5 से ज़्यादा भी हो। तो उस तरह से भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो फाइनली कोई फिटमेंट फैक्टर, हो सकता है फिटमेंट फैक्टर कैबिनेट अनाउंस करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन भाई पे कमीशन का काम है रिकमेंड करने का, पे कमीशन अपना काम कर रहा है, बाकी चीज़ें सरकार पर डिपेंड करेंगी कि सरकार क्या देती है। वो जो वित्त मंत्रालय है उसका काम है। तो अभी हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं 3.833 का जो डिमांड है, तो एक रफ कैलकुलेशन जो हमने किया तो ऐसा लगता है कि जो लेवल 1 की जो मिनिमम सैलरी है वो करीब-करीब 94,000 95,000 के आसपास पहुंच जाएगी, मतलब 1 लाख के आसपास। जी। आपने जो अभी निधि को एक जो नंबर कैलकुलेशन दिया वो बताया करीब 82,000 के आसपास। नहीं, वो हमने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का जो कैलकुलेशन है, वो 83,450 रुपीज़ के आसपास, मोर देन 2.62 के हिसाब से है। 62 के हिसाब जी। से, ओके। तो और मतलब जो बातचीत हो रही है वो यही हो रही है ना कि मतलब 80, 90, 95 या 1 लाख तक मिनिमम सैलरी भारत जी, सरकार जी। में होनी चाहिए। आपको लगता है ये फिज़िबल है? सरकार इतना लिबरल हो सकती है? देखिए, लिबरल होना एक अलग मैटर है, लेकिन फ़ीज़िबल है और हम कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर आप ओवरऑल जब ग्रॉस में डिफरेंस देखेंगे तो वो नहीं, 25-30% किसी का को ही है। पैसे मिल जाए तो उसमें हमारा भी कोई विरोध नहीं है, हम उसका समर्थन और स्वागत ही जी, करेंगे। जी। और देखिए आज के टाइम पर आप खुद समझिए कि नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में कि 18,000 रुपए से 30,000, जिसकी सैलरी 37,000 रुपए बन रही है। 37,000 रुपए से ना तो उसके बच्चे पल सकते हैं, ना उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और वो भी ठीक घर एक नहीं बना सकता है, अफोर्डेबल हाउस नहीं कर पाएगा वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिहाज से आज की डेट में 90,000 95,000 रुपए की डिमांड गलत नहीं है, इसीलिए हमने उसको 83,000 से लेकर के 97,000 तक के बीच में जो हमारा बन रहा है, यानी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन प्लस जेसीएम के बीच में। तो होपफुली सरकार को इसके आसपास रहना भी चाहिए। और आपकी आपकी ओर से मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो फेडरेशन है उसकी तरफ से एक डिमांड शायद ये भी है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट 3% जो पिछले 10 साल से चला जी। जा रहा है उसको करीब 7% किया जाए। तो मतलब 1 लाख की मिनिमम सैलरी हमारी शुरू होगी आज से और हर साल 7% का इंक्रीमेंट जो है वो अगले 10 साल में मतलब कि जी। नियरली 70% हो जाए। ये ऐसा कुछ है आपका आइडिया? देखिए मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है सैलरीज़ का, 10 साल में भी सैलरी में ग्रोथ बहुत कम हो पाता है। तो हमने उसमें ये डिमांड की थी, डियर जैसे-जैसे भारत इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ता जाएगा, तो आप देखिए कि जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है, जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो उनका तकरीबन 1.8 है, चाइना का मोर देन 3 पॉइंट है, 3.5 के आसपास है या उससे ज़्यादा है। अगर हम अपनी बात करें तो 6, 7, 8% तक जाता है एनुअली ग्रोथ। तो जैसे-जैसे हम
मतलब जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। अगर मैं 1.8% की बात करूँ यूएस की इकोनॉमी की, तो उनका 1.8 भी इतना ग्रोथ लाता है जितना भारत की पूरी इकोनॉमी नहीं है। तो हम इसको समझेंगे इस तरीके से कि जैसे-जैसे हमारे साल बीतते जाते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर में फ़र्क नहीं आता। तो सैलरी स्ट्रक्चर में फ़र्क लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको बढ़ाया जाए। वो 6 से 7% किया जाए, क्योंकि डियरनेस अलाउंस वो 2% और 1.5% 2% ऐसे ही चलेगा। हो सकता है इससे नीचे आ जाए, ये ऊपर जाने वाला नहीं है बदलते परिदृश्य में। तो कम से कम 1 साल में 10% के आसपास हमें टोटल ग्रोथ मिल सके, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो तभी पॉसिबल है जब एनुअल इंक्रीमेंट को 6 से 7% किया जाए। तो वो डिमांड हमने भी रखी है कि करीब-करीब 6 से 7% के बीच। आपका फिटमेंट फैक्टर के लिए क्या डिमांड, क्या नंबर है आपकी तरफ से? हमारा 2 पॉइंट्स मोर देन 2.62 ये हमने डिमांड की हुई है। अच्छा, और इसके अलावा आप डिमांड कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट जो है उसको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए, 3 यूनिट्स को 3 5 से यूनिट बढ़ा में कर के कर दिया 5 जाए, किया जाए। है ना? और तो इससे कितना बन जाएगा फिर? देखिए ऐसे समझिए कि 3 से अगर 5 फैमिली यूनिट पर जाते हैं तो बिना किसी और ग्रोथ के 66% का ग्रोथ उस रेट पे आपको मिलेगा जो आज से 10 साल पहले थी। सपोज़ दैट कि अगर हम 18,000 की सैलरी को देखते हैं, अगर हम उसे 3 फैमिली यूनिट में डिवाइड करते हैं तो 6,000 रुपए 1 यूनिट पर पड़ता है। तो हम बिना किसी ग्रोथ के 6,000 रुपए को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहाँ पर 18,000 था वहाँ पर ऑटोमेटिकली 30,000 हो जाता है। अगर हम 25 से 30% का ग्रोथ फैक्टर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि 9-10 हज़ार रुपये तो सीधे-सीधे इस तरीके से बढ़ते हैं, तो वो बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कैलोरी कंजम्पशंस की वैल्यू चेंज हो गई। सपोज़ दैट जब ये 7वां पे कमीशन था, उस समय 1 यूनिट की वैल्यू करीब-करीब 7 से 8 रुपए के बीच में थी। अभी वो यूनिट की वैल्यू 7 से 8 बढ़ कर के 19 से 20 रुपए के आसपास है। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 गुना बैठता है जा कर के, 2700 कैलोरी पे ही, और हमें कैलोरी भी बढ़ानी है। तो ये पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं दिखती कि सरकार या तो उस कैलोरी यूनिट की वैल्यू को अपग्रेड करेगी या फिर उन कैलोरीज़ को अपग्रेड करेगी, और या फिर इन दोनों के बीच का रास्ता निकालेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैलोरी की यूनिट की वैल्यू को भी 3 गुना कर दे और फिर जो आपके कंजम्पशन है 2700 कैलोरी उसको भी 3 गुना कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बीच का जो एवरेज सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं, और होपफुली वो इतना जाएगा कि एक मिनिमम बेसिक सैलरी जो जब ग्रॉस इन हैंड बनेगी जा कर के, तो वो 80-90 हज़ार के आसपास पहुँचेगी। एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जब आप फैमिली यूनिट मतलब पति-पत्नी और 2 बच्चे और 1 सेट ऑफ पेरेंट्स को इंक्लूड करने की माँग कर रहे हैं, तो क्या ये कंडीशन होती है मैरिटल स्टेटस का कोई कंडीशन ऐसा सरकार में होता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, या आपकी शादी हुई या आपके बच्चे नहीं हुए, या शादी आगे चल नहीं पाई, या पेरेंट्स एक समय के बाद नहीं रहे, तब भी क्या वो 5 यूनिट, या अभी 3 यूनिट है, तो क्या तब भी वो 5 यूनिट वाला फ़ॉर्मूला सैलरी पर एप्लीकेबल रहेगा? जी, बिल्कुल। देखिए ऐसे समझते हैं इसको कि पहले तो पेरेंट्स को शामिल ही नहीं किया गया। एक टाइम था जिसे जब भारत को युवाओं का देश कहते थे, और अभी का जो सिनेरियो है वो हर घर में, आईसीएमआर की रिपोर्ट खुद इस बात की तस्दीक करती है कि हर घर में एटलीस्ट एक पेरेंट है जिसकी एज कम से कम 60 साल से ऊपर है। तो उनकी डिपेंडेंसी भी तो है हमारे बीच में। तो आमतौर पर पेरेंट्स का मतलब 2 आदमी हो गए, तो कम से कम एक परिवार में 2 किड्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं और एम्प्लॉयी है और उसका स्पाउस है। अगर बच्चों को हम आधी-आधी यूनिट का भी कंसीडर करते हैं तो भी जाकर के वो 5 यूनिट बनती है। एक टाइम के बाद ठीक है कि पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन उस समय बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो भी 0.5 यूनिट के नहीं बचेंगे, उनका भी कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा मानक है जिसमें अगर पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो उस समय भी बच्चों की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे कि 12वीं की पढ़ाई के बाद सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है बच्चे की ग्रेजुएशन में आता है। तो उस समय तो उसके पास ना मेडिकल उसकी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और ना ही उस समय की उसकी यूनिट को कोई अपग्रेड करने का फार्मूला है। तो इस लिहाज से 5 फैमिली यूनिट एकदम बैलेंस्ड जो है, जो डिमांड है। तो ये पेरेंट्स का कैलकुलेशन मतलब उनकी गिनती किस आधार पे होगी? अगर महिला कर्मचारी है तो कि महिला के माता-पिता या उनके सास-ससुर को इंक्लूड किया जाएगा?
देखिए ये केवल और केवल मिनिमम बेसिक वेज तैयार करने के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मतलब जो है एक ऐसे व्यक्ति को देखें कि उसके माता-पिता, महिला के माता-पिता, वो एम्प्लॉयी देखते हैं। एम्प्लॉयी महिला हो या पुरुष हो, उसके माता-पिता होंगे और उस एम्प्लॉयी के आने वाले समय में स्पाउस होगा, उस एम्प्लॉयी के बच्चे होंगे। उसको इस तरीके से तब जाकर के इसका केवल इतना ही रोल है कि मिनिमम बेसिक सैलरी डिज़ाइन कर पाएँ कि हम उससे नहीं जाएँगे। कोई तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मिनिमम बेसिक वेज के लिए। तो ये केवल उसके लिए है, किसके हैं या नहीं रह जाएँगे, उसका इस पर कोई रोल नहीं है। आपसे जब बातचीत हो रही है उस समय देश में एक बड़ी बहस पॉलिटिकल रीजन से चल रही है और दक्षिण भारत के कुछ राज्य में ये सरकार की तरफ से चल रही मुहिम है कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, हुँ। 3 बच्चे कीजिए क्योंकि वहाँ जनसंख्या घट रही है। फिर तो दक्षिण के राज्य में फिर के लिए अलग फ़ॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्योंकि आप तो यहाँ पेरेंट्स 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स की माँग कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो पॉलिटिकल मुहिम क्या चल रही है ये एक अलग मुद्दा है और ये तो फिर अगर आप इसमें जाएँगे तो मैं एक बात कहूँगा कि सरकार 10 साल के बाद जनगणना कराती है, जिससे पूरा मतलब जो है उस सेंसस से हमें हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सारे परिदृश्य पता चलते हैं। तो पहले समझिएगा, पहले जो पॉपुलेशन थी हमारी, अगर हम 1881 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ पॉपुलेशन कम थी और ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। धीरे-धीरे हमने ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया, लेकिन आप पाएँगे जो पिछली 2011 की जनगणना थी, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी कि वो 1881 के मुकाबले में कम से कम 4 गुना थी। ग्रोथ रेट कम थी, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके हिसाब से आज के समय में परिदृश्य इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, भले ही ग्रोथ रेट हमारी 2 ही % हो, लेकिन 50 साल पहले के मुकाबले नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि उन्हें क्या कहना है, कैसे उसका ध्रुवीकरण करना है। लेकिन हमारा यहाँ पर भी एक सुझाव ज़रूर रहेगा कि ऐसे तो फिर सेंसस को भी 10 साल की बजाय 5 साल में कंसिडर करना चाहिए। 5 साल में देखने चाहिए, 5 साल में तमाम सारी चीज़ें बदल जाती, 5 साल में लोकसभा की सीट बदल जाती है, चुनाव हो जाते हैं, 5 साल में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, 5 साल में जनगणना भी करा लेनी चाहिए, 5 साल में इकोनॉमिक रिव्यू भी करा लेने चाहिए। तमाम चीज़ें हैं, तो उनको रिव्यू करने के बाद पता चलेगा कि हमें क्या-क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। अब केरल में देखिए 11वां पे कमीशन हो चुका है, उनके यहाँ 12वां पे कमीशन आएगा, एडवांस चल रहे हैं हमसे। उनका बेसिक वेज भी हमारा 18,000 है, उनका 23,000 से ऊपर है। तो बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट टू स्टेट, फील्ड टू फील्ड वेरी करती हैं। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल पे कमीशन के मामले में उसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, जब आप लोग ये सरकार से और वेतन आयोग से जब ये माँग कर रहे हैं तो ये लार्जली जो फ़ोकस है वो सर्विंग एम्प्लॉइज़ के लिए है। जी। पेंशनर्स के लिए क्या है? नहीं, ये पेंशनर्स के लिए भी है, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी बेसिक सैलरी जब तक वो 80 साल के नहीं हो जाते, तब तक उनकी बेसिक सैलरी नहीं बदलती है। 80 साल के होने पर पहली बार उनको 20% का ग्रोथ मिलता है। तो जैसे ही पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, कोई फिटमेंट फैक्टर आएगा, तो वो बेनिफिट पेंशनर को भी मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं, पेंशनर के लिए भी तमाम, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये मिलता है। हमने उसमें डिमांड की है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को आज की डेट में 1,000 रुपये से किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि 60 साल के बाद हर आदमी मतलब जो है कहीं न कहीं डिपेंडेंसी उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ही हो जाती है। तो 20,000 का हमने डिमांड किया है। तो ये पेंशनर के लिए भी इक्वल मतलब बेनिफिशियल है। वो जितना एम्प्लॉयी के लिए है, उतना ही पेंशनर के लिए है। तो मिनिमम पेंशन जो है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए मिनिमम पेंशन का जो बेसिक सैलरी बनेगा, तो वो भी वहीं जाएगा। अगर हमने 70,000 रुपये बेसिक सैलरी जैसा कि जेसीएम में है, 69,000 की डिमांड की है, तो इसका मतलब जो फिटमेंट फैक्टर आएगा, सपोज़ दैट 3.83 को ये फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर लिया गया, तो वो पेंशनर जितनी भी उसकी पेंशन है मिनिमम, उस पर भी लगेगा, उसकी बेसिक सैलरी बदल जाएगी। मैं वही पूछ रहा था कि कितनी जब आप 80-90 की बात कर रहे हैं सर्विंग के लिए तो पेंशनर्स के लिए कितना हो सकता है? देखिए, कोई भी पेंशनर ऐसा नहीं होगा जो कि पहले लेवल के पहले ही पे सैलरी पे से रिटायर हो जाए, तो 18,000 से ऊपर ही होगा उसका। तो सपोज़ दैट अगर कोई पेंशनर है जिसकी बेसिक सैलरी 60,000 थी, तो जब उसने पेंशन लिया होगा तो 60,000 से घट करके 30,000 उसकी बेसिक बनी होगी। तो 30,000 के अगर बेसिक पे आपने 3.83 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया, तो उसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.83 से, तो वो 1,14,900 रुपये बनती है, तो वो 1 लाख से ऊपर ही जाएगी।
अच्छा, आपका ऑर्गेनाइजेशन तो एनपीएस को लेकर काफ़ी फ़ोकस्ड रहा है और काफ़ी लड़ाई भी आप लड़ते रहे हैं। तो जो टीओआर पे कमीशन का बना है, उसमें पेंशन को लेकर कोई ज़िक्र है, कोई मैंडेट है कि वो विचार करेंगे या जी। उनका आउट ऑफ सिलेबस है वो? नहीं, 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 जो उनका 9th पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसमें एनपीएस भी है, यूपीएस भी है और ओपीएस भी है। तो उन पर हमने अपने सजेशंस रखे हैं। तो मैं बड़ा खुल कर के अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ कि जी, हमने बताइए। हमने हमने रखा क्या है। देखिए आज की डेट में एनपीएस में टोटल जो असेट्स हैं, वो तकरीबन 16.47 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। हर महीने 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं एनपीएस में। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि एनपीएस को कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से रिवाइव किया जाए, रिस्टोर किया जाए। एक तो हमने पहली डिमांड यही की है कि एनपीएस एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम मस्ट बी स्क्रैप्ड। पहली डिमांड ये है। दूसरी, क्योंकि देखिए एक ग्राउंड रियलिटी के साथ भी हमको चलना पड़ेगा। अभी 22 साल 23 साल हो गया है, तो वित्त मंत्रालय ने एक रिव्यू कमेटी भी बनाई थी, उसके आधार पर यूपीएस आया। तो हमने एक उसमें सेकंड अपनी ओपिनियन दी है कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि इसे फ़िलहाल स्क्रैप नहीं किया जा सकता, तो जो 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है एनपीएस में, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर सेवा काल के दौरान डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ओपीएस के इक्विवेलेंट लाभ मिलेंगे। उसके पास एक विकल्प रहेगा, वो ओपीएस वाला विकल्प ले सकता है। तो हमने ये कहा है कि वही विकल्प आप हमें सुपर एन्युएशन और कंपल्सरी मतलब जिसे रिटायरमेंट कहते हैं, और तीसरा है वॉलंटरी रिटायरमेंट, इन तीनों पे ही दे दो, तो वो एनपीएस अपने आप ही ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सिस्टम भी स्क्रैप नहीं होगा और जो मार्केट में पैसा लगा है वो उस डिवैल्यूएट नहीं होगा, वो भी बच जाएगा, सेफ रहेगा और हम लोगों को ओपीएस भी मिल जाएगी। तो लेकिन ये भी सरकार बीच में यूनिफाइड पेंशन तो लेकर आई ना और जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई बहुत ज़्यादा उत्साह स्विच करने में दिखा नहीं है। अगर कोई लेटेस्ट डेटा आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उसी समय का डेटा है जिसमें करीब-करीब 2 से 3% के बीच में लोगों ने इसको स्विच किया, और उसमें तो किसी की इच्छा नहीं है। सरकार ने हालाँकि स्क्रैप करने का अभी कुछ ऐसा दिया नहीं कि यूपीएस को स्क्रैप कर रहे हैं, तो अभी उस पर कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अब जब पे कमीशन ने एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस पर डिमांड मांग ही ली हमसे सजेशन, तो हमने सजेशन दे दिए हैं। और यूपीएस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सरकार को यूपीएस को चलाना ही था तो सरकार सीधे ये बोलती कि जो भी कैंडिडेट रिटायर हो रहा है, वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर यूपीएस की कैलकुलेशन से पेंशन लेना चाहता है तो वो आज भी फ्री है, वो ले सकता है। उसको सेवा काल के दौरान स्विच करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। वो प्रोसेस मतलब जो है मीनिंगलेस है एक तरीके से, उसका कोई मतलब ही नहीं। जब सरकार को कैलकुलेशन 10 और 14 पर करना है या फिर 10 और 18.5 पे करना है, तो वो रिटायरमेंट वाले दिन ही करना है तो उसी दिन कर ले। एम्प्लॉय का तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा उसमें, सरकार को ही डालना है, तो सरकार कैलकुलेशन बेस पे पैसा दे दे। एक डिमांड जो आप लोगों की तरफ से है डीए को लेकर, जो 2% बढ़ने के बाद 60% हो गया है। आप लोग संभवतः ये चाहते हैं कि डीए का 50% जो है वो बेसिक में मर्ज करके फिर जी। नए सिरे से 8 पे कमीशन में सैलरी रिस्ट्रक्चर हो। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे, यही यही बात है और इसका क्या असर हो पाएगा? और ये क्या 5 फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर 3 साढ़े 3 जो भी है, तो ये सारे तीनों चीज़ें मिला के मतलब आप इंक्रीमेंट और रिवीजन मांग रहे हैं? नहीं, 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 इसमें हमने ये जो डिमांड की है कि 2024 और 25 के दरमियान जब डियरनेस अलाउंस 50% हो गया था, तब हमने ये डिमांड रखना शुरू किया था कि इस 50% डियरनेस अलाउंस को जिसकी जो भी बेसिक सैलरी उसमें मर्ज कर दिया जाए, तो बेसिक सैलरी नई बन जाएगी। फिर जितना डियरनेस अलाउंस बढ़ता है उसको दे दीजिए आप। तो इस ऐसा करने से करीब-करीब 8 से 10% के बीच में सैलरी में अपने आप ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो ना करने से सरकार को एचआरए 30% देना पड़ रहा है। अगर ऐसा कर दे तो सरकार का एचआरए में पैसा बचेगा, क्योंकि वो 30% की बजाय 24% के दायरे में आ जाएगा। क्योंकि जब भी डियरनेस अलाउंस 25% से कम होता है तो 7th पे के अनुसार वो 8, 16 और 24 में बढ़ जाएगा। 25% से ज़्यादा जाएगा तो वो 9, 18 और 27 में चला जाएगा। तो ये डिमांड हमारी थी, इससे कर्मचारियों को तात्कालिक राहत मिल जाती। पे कमीशन जब भी फिटमेंट फैक्टर देता तब उसको इंडोर्स कर लेते, तो उससे क्या होता कि सरकार पर एरियर देने का बड़ा बोझ नहीं पड़ता, कम एरियर देना पड़ता।
लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, अगर 1.5 साल लेट होता है तो सरकार फिर बोलेगी कि हमारा 2 लाख करोड़ का हम पे मतलब जो है बर्डन आ रहा है, 3 लाख करोड़ का आ रहा है। तो वो फिर एक नैरेटिव सेट होता है कि कर्मचारियों पर कितना बर्डन आ रहा है, जबकि ये बर्डन हमें दिखता ही नहीं। अगर पर बेसिक एरियर तो दे ही देगी ना सरकार, अगर प्रॉमिस किया है कि 1 एरियर जनवरी से। देने में 6-6 महीने लगते हैं, 8-8 महीने लगते हैं, बजट आता है, बहुत सारी बातें हैं। एरियर भी इतनी आसानी से कभी नहीं मिला है, उसकी एक अलग लड़ाई शुरू होती है कि एरियर दिया जाए जल्दी से जल्दी। मंजी सर, फिटमेंट फैक्टर की बहुत बात हो रही है कि सैलरी उसी के बेस पे तय होगी, लेकिन अब खबरें ये भी चल रही हैं कि एआई की भी एंट्री हो चुकी है, उसकी भी हेल्प ली जा रही है 8वें वेतन आयोग में। तो क्या कह सकते हैं कि एआई का भी कुछ रोल रहने वाला है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है सरकारी कर्मचारियों को? देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं मिला है कि एआई को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल बहुत कॉमन सी बात है। अब ऑनलाइन अगर सबमिशन हो रहे हैं, लाखों लोग सबमिशन देंगे, अपने सजेशंस देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि लाख लोगों के डेटा को मतलब जो है एक-एक जी। आदमी पढ़े, तो फिर तो कई साल लग जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो एआई बेस्ड हो सकती हैं, जो अलग-अलग जो पॉइंट हैं जिन पर सजेशन माँगे गए हैं, उन अलग-अलग पॉइंट को एक ही साथ फ़िल्टर कर लेंगे कि उसमें बुलेट पॉइंट्स कितने हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सा फिनोमिना है मुझे लगता है जी। कि एआई का इस्तेमाल। आप मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एआई अपने आप ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वहाँ पर भी हो सकता है। सर, एक बड़ा मुद्दा ये भी कि सैलरी जो है बढ़ी हुई हाथ में कब से आने वाली है? अगर ये प्रोसेस डिले तो हो चुका है, अगर बहुत डिले होता है तो कब आ सकती है, और बहुत जल्दी करते हैं इस प्रोसेस को तो कब आ सकती है? ये दोनों सवाल कंडीशन। सौरभ जी, ये 8 पे कमीशन से पूछना चाहिए भारत सरकार से कि भाई आप कब दे दोगे बढ़ी हुई सैलरी। लेकिन सरकार ने तो गजट में लिख दिया कि 18 महीने लगेंगे। गजट निकाला है उन्होंने अक्टूबर में, जी। तो अक्टूबर से 18 महीने तो ऐसे जोड़ लीजिए। 2-4 महीने फिर उसकी कमेटी की रिपोर्ट आने में, गवर्नमेंट को आदेश जारी करने में 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो 18-4-22 महीने अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रैल मई जून जा कर के बैठेगा। जी। अप्रैल मई जून का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बैठेंगे। तो हमें तो भरोसा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तो सरकार कुछ बेहतर करेगी, देगी। सर, आपने जो ये ओल्ड पेंशन को लेके बहुत आवाज़ उठाई और लगातार उठा भी रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद लग रही है इस पे, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है सरकार की तरफ से? देखिए, ओपीएस को लेकर के पिछले 10-12 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई सारे बदलाव हुए एनपीएस में ही, फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वैसी ही बनी हुई है। सर्विस लेंथ कम है उस केस में, और जो लोग 20 साल की 22 साल की नौकरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट जाना चाहते हैं, उन दोनों ही केसेस में, जो भी चाहे एनपीएस हो और चाहे वो यूपीएस हो। जी। यूपीएस में अगर थोड़ा ठीक पेंशन बन रही तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि कर्मचारी को अपने सारे पैसे को सरेंडर करना पड़ रहा है, तो रिटायरमेंट पे कुछ लेके नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो एनपीएस में जा रहा है, दूसरी बात, वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय से यूपीएस में पेंशन देने का ही प्रावधान नहीं, तो ये दोनों प्रॉब्लम अभी जस की तस बनी हुई हैं। पे कमीशन में हम लोग सजेशन रख रहे हैं कि इन दोनों स्कीम को एबॉलिश कर दिया जाए जी। और पुराने वाले स्ट्रक्चर से ही बेनिफिट हम लोगों को दिया जाए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे ओपीएस मिलने की गारंटी है, तो वो प्रोविजंस एनपीएस में कर दिए जाए। फिर चाहे उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख लें, प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पेंशनर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार 8वें वेतन आयोग से? अब पेंशनर की उम्मीदें, देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, मेल्स आते हैं, लोग मेल भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, उन्हें उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। कई लोग तो इंडिया में सेटल नहीं है, उनके मेल आ रहे हैं, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है, कोई कहीं सेटल हो गया है, और उनकी डिमांड्स हैं। सैलरी हाइक को लेकर के उनकी डिमांड्स हैं, और सबसे जो बड़ी डिमांड है वो ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्योंकि वो कम से कम कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम सार्क कंट्रीज़ कह सकते हैं, वहाँ पर उस मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। जैसे नेपाल में अगर हॉस्पिटैलिटी है, हमारे बहुत सारे लोग नेपाल में रह रहे हैं, रिज़ाइड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग रह रहे हैं, श्रीलंका में लोग रह रहे हैं, और भी पड़ोसी देश हो सकते हैं जहाँ पर लोग गए और फिर वहीं सेटल हो गए, या उनके बच्चे, 1-2 बच्चे हैं, वो उनकी वजह से रह रहे हैं, तो उनको जी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे भारत सरकार कुछ टाई अप करे, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करे कि वो जो रिटायरी लोग हैं वहाँ पर भी उस मेडिकल फैसिलिटी को उठा सकें। सर, अभी भी ओपीएस को लेकर ही लोगों में आकर्षण है। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम में ही चाहते हैं कि उनका मतलब पेंशन बने, और एनपीएस में भी वो खुश नहीं है, और यूपीएस से तो बिल्कुल मोह भंग है मोटा मोटी उनका। तो मेरा ये सवाल है, सरकार ये कहती है कि ओपीएस जो है अर्थव्यवस्था पर बोझ है,
राज्य सरकारें भी बड़े-बड़े वादे करते हैं चुनाव में और चुनाव जीतने के बाद फिर वो केंद्र के पाले में ये गेंद डाल देते हैं। तो कोई आपके पास कोई आर्थिक समाधान है इसका मतलब? देखिए, मैं 2 बातें यहाँ पर कहूँगा कि सरकार 30 मार्च 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार ये कहती है कि अगर किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले कभी भी, चाहे 1 साल नौकरी करके, चाहे 1 दिन की नौकरी करके और चाहे रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले या 10 साल पहले, कभी भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प ये है कि वो अपना हिस्सा ब्याज सहित ले ले और जितनी बेसिक सैलरी थी उसका आधा प्लस डियरनेस अलाउंस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम उसको मिलेगी या उसके परिवार को मिलेगी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टोटल कॉर्पस में से 20% ले ले और 80% कॉर्पस को किसी भी बैंक में निवेश कर दे और उसके आधार पर पेंशन ले, जिसे आप एनपीएस पेंशन कहते हैं। तो आप सोचिए कि कोई आदमी 42 साल की नौकरी करता है, 18 साल की वो सेवा में आ गया और उसने 42 साल तक सेवाएं दी और वो रिटायर हो गया। अब उस आदमी को एनपीएस से पेंशन मिलेगी। कोई उसके ठीक 1 दिन पहले उसके साथ कोई हादसा हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, अब उसको पेंशन की गारंटी है। या 10 साल पहले उसके साथ कोई बात हो गई, उसको 50% की गारंटी है, डियरनेस अलाउंस की गारंटी है, जब भी पे कमीशन लगेगा पे कमीशन की गारंटी है। उस आदमी का क्या गुनाह है जिसने 10 साल सेवाएं ज़्यादा दी, विषम परिस्थितियों में दी, 10 साल लंबी सेवाएं दी और अच्छी नौकरी करने के बाद बेदाग रिटायर हो गया, तो उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। तो वही ऑप्शन 10 साल के बाद वो जो रिटायर हो रहा है हम उसको देने की मांग कर रहे हैं। इस पर तो कोई बोझ नहीं पड़ रहा है, सेम कैटेगरी थी। तीसरी बात कि सरकार ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन देने की गारंटी दे रही है। उसके एवज में वो कुछ पैसा छीन लेगी हमसे। तो 25 साल की नौकरी में 50% पेंशन देने की गारंटी दे रही है ना, इसका मतलब 25 साल सफिशिएंट हैं निवेश के लिए, 50% पेंशन जुटाने के लिए। तो सरकार छोटी छोटी लोग नौकरियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के लोग। तो पेंशन कोई वहाँ पर व्यापार नहीं है, पेंशन है ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी तय करने के लिए। ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप 20 रुपये दोगे तो हम आपको पेंशन देंगे, ये तो बिजनेस की बात होती है। लोगों ने सेवाएं दी हैं, उसके आधार पर वो आपसे पेंशन की बस सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी मिल जाए। तो अगर आपको वहाँ तो बिजनेस सोच रहे हो कंट्रीब्यूटरी के रूप में, फिर आप 550 से 700 की सीट बढ़ा करके उसे 830 पहुँचाना चाहते हो और एक सांसद को आप 5 लाख रुपया महीना देते हो, फिर क्या वो बर्डन नहीं है? वो भी तो बर्डन है, उसकी आप बात ही नहीं करते हो। 3 बार सांसद बनेगा तो तीनों बार उसकी जो है 20-20 25-25 हज़ार रुपये आप पेंशन बढ़ा दोगे और यहाँ 30 साल आदमी नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन देने में आपको दिक्कत है। तो पेंशन को सोशल सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए, उसे बिजनेस के रूप में ना देखा जाए। जी। सर ये ईपीएफओ में भी जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनको बड़ा कम पेंशन मिलता है, मतलब मैक्सिमम अगर देखें तो 7,500 रुपये महीने की पेंशन मैक्सिमम बनती है। तो क्या आप अपने मूवमेंट का थोड़ा दायरा बढ़ाने वाले हैं? ऐसा कुछ प्लान है भविष्य में? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आए जब कोविड पेंडेमिक में तमाम प्राइवेट सेक्टर लोगों की जॉब चली गई। जी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक नौकरियां शुरू नहीं की, वो एक ऐसे उम्र के दहलीज पर थे, नहीं कर पाए या कुछ वजह हो गई, किसी के साथ कोई हादसे हो गए और वो लोग नौकरियों में वापसी नहीं कर पाए। अब आप सपोज़ कीजिए कि कोई आदमी जब उसने 25 साल तक पढ़ाई लिखाई की, उस समय उसे गवर्नमेंट से कोई ऐसे बेनिफिट नहीं मिला या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि वो बेहतर पढ़ाई कर पाता या कोई उसे ऐसा बैकअप मिलता, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता, वो नहीं मिला। फिर जब उसने कमाना शुरू किया तो उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डायरेक्ट इनकम टैक्स के रूप में देना शुरू किया। 20 साल नौकरी करने के बाद किसी भी वजह से वो नौकरी में दोबारा नहीं आ पाया, चला गया और वो 60 ईयर्स का हो गया या 55 ईयर्स का हो गया या वो 60 साल का भी हो गया। प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन की व्यवस्था थी नहीं जी। भारत सरकार ने उसको कभी 25 साल की जब उसकी स्टूडेंट लाइफ थी तब भी कोई सपोर्ट नहीं किया, जब नौकरी करना शुरू किया तो उसने उल्टे भारत सरकार को सपोर्ट शुरू किया। जी। तो क्या भारत सरकार की ये लायबिलिटीज़ नहीं बनती कि उस आदमी को भी मिनिमम पेंशन से कवर करे? तो ये केवल ईएसआईसी का मुद्दा नहीं है जी। ये हर कर्मचारी का मुद्दा है। अगर उसने 20 साल इनकम टैक्स भी दिया है, जैसे 20 साल की सर्विस देने के बाद सरकार पेंशन की गारंटी देती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में,
वैसे ही 20 साल की अगर किसी ने मिनिमम सेवाएं दी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, उसको मिनिमम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। ये हम शुरू से बोलते आए हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि प्राइवेट वाले को नहीं मिलना चाहिए, सरकारी वाले को मिलना चाहिए, अर्ध सरकारी वाले को मिलना चाहिए, पीएसयू वाले को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। कर्मचारी कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट का हो, पीएसयू का हो, ऑटोनोमस का हो या प्योर गवर्नमेंट का हो, सबको ही मिलनी चाहिए। सरकार के स्तर पे कोई आपकी बातचीत या कोई डायलॉग हुआ हो, कोई किसी भी मतलब मौके पे? 2023 में दो एक मुलाकातें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ हुई, उनमें हमने इस बात को रखा है, लेकिन चूँकि वो सेक्टर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो अभी जी। हम जो बात कर रहे हैं वो नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी भी उसी की बनाई गई थी। जी। लेकिन आने वाले समय में हम इस बात का एश्योरेंस ज़रूर देते हैं कि पेंशन को लेकर के एक कैंपेन चलना चाहिए, और पूरे देश में जितने लोग काम कर रहे हैं, बाहर भी यही है, जर्मनी में भी यही है, यूएस में भी यही है, कि जितने भी लोग काम करते हैं, अगर उनकी नौकरियां चली जाती हैं तो सरकार, चाहे वो पेंशन के रूप में या किसी और नाम से, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो डिले हो रहा है और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग कयास लगा रहे हैं कि उम्मीद है कि अभी यूपी चुनाव से पहले हो जाएगा, या उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। आपके संगठन ने कोई सरकार को अपनी डेडलाइन दी है कि मतलब नहीं, अब ये हमारा है, मतलब देखिए, अभी उसके बाद? जब तक हमारी मीटिंग नहीं हो जाती फ्लोर पर, जब हम लोग आमने सामने नहीं बैठ जाते, अभी हमने डिमांड की है, तो हम वहाँ कुछ बातें ज़रूर रखेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि एक तो हमारी यही गुजारिश होगी कि 2026 के लास्ट तक आप पे कमीशन की रिपोर्ट को कंप्लीट कर लें, तो जितना जल्दी हो जाएगा कर्मचारियों को उतना बेहतर और उतनी जल्दी न्याय मिल जाएगा। इस बात की हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम पे कमीशन तक अपनी दरख्वास्त को, अपनी अपील को पहुंचा सकें। अच्छा, एक सवाल टीचर्स को लेकर भी। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ आप लोगों ने भी मुहिम चलाई, लेकिन वो मुहिम कहाँ खोकर रह गई, और लंबे समय से मांग जो है वो चलती रहती है। आपने भी मुहिम चलाई, अभियान चलाए, ट्वीट करते रहे, पोस्ट करते रहे, सड़कों पर उतरे, उसका हुआ क्या? कोई प्रोग्रेस उस पर? नहीं निधि जी, पहली बात तो मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुहिम लगातार चल रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार के शिक्षक, भले उनकी संख्या कम है, वहाँ 8 से 10 हज़ार शिक्षक हैं, लेकिन पूरे अंडमान में 600 किलोमीटर के दायरे में वो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं माननीय मोदी जी को अपनी रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अभी रामलीला मैदान में तमाम टीचर्स की फेडरेशंस ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लाखों लोग इकट्ठे हुए। और मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को संभवतः माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी रिव्यू पिटीशन दायर की गई, उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई शायद हो रही है 24 अप्रैल को, तो संभव है कुछ न कुछ निकलेगा, यहाँ से कोई न कोई समाधान निकलेगा। और देखिए, बड़ी जाहिर सी बात है कि जब भी सरकार का कोई गजट आता है, कोई एक्ट आता है, तो उसको मतलब बैक डेट से लागू नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है कि जो नवंबर में उन्होंने डिसीजन दिया कि जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, अगर उनकी 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची है तो उनको सीटेट या स्टेट का टेट पास करना होगा। तमाम टीचर्स ऐसे आए हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल बता देता हूँ, वहाँ गुरुजी भर्ती किए गए या दूसरे टाइप के टीचर्स भर्ती किए गए। 18 साल की नौकरी हो जाने के बाद 18 साल तक तो उनको 200, 300, 400 रुपये मिलते रहे, 2000, 4000, 5000 बढ़ता रहा धीरे धीरे। 18 साल की लड़ाई के बाद उनको परमानेंट किया गया और एक टीचर की ग्रेड पे उनको नौकरी दी गई। तो अब उन लोगों से आप ये उम्मीद करते हो कि उनकी नौकरी को 8-10 साल बचे हैं कि वो सीटेट पास करें, तो ये टेक्निकली ठीक नहीं है। आपने एक 20-22 लाख लोगों के एक सिस्टम को ही हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, और आप कह रहे हैं कि अगर नहीं किए तो उनको बाहर कर दो। तो आप उनकी सेवाओं को आप इग्नोर कर रहे हैं। तब जब स्कूल में कोई नहीं था, स्कूलों में ताला लगे हुए थे, और उन्होंने नदी और नालों को पार करके उन स्कूलों का ताला खोला, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज कह रहे हैं आप एक सीटेट का एग्ज़ाम उनकी नौकरी छीन लेगा। तो 20 साल पहले जो उन्होंने सेवाएं दी, उसका आपने क्या उनको क्रेडिट दिया है? उसका रिगार्ड कहाँ है, उसका रिवार्ड कहाँ है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा कि आपने जो ये डिसीजन दिया है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऐसा डिसीजन दे दिया जिससे लाखों लोग सड़क पर आने की कगार पर खड़े हो गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस रिव्यू पर जो आप करने जा रहे हैं 24 तारीख को, तो उसी दिन इस मामले में ये जस्टिस दें कि ये 2009 में जब RTE आया, उससे पहले जो शिक्षक बन चुके थे उन पर ये लागू नहीं होगा। सीधा सा खेल है।
और नहीं तो ऐसे आंदोलन तो आप खुद ही चाह रहे हैं कि आंदोलन हो, फिर आंदोलन हो, और जब किसी राज्य का चुनाव हो जहाँ बड़ी पैमाने पर शिक्षक हों तो उससे पहले सरकार बिल में अमेंडमेंट करे। तो जब सरकार बिल में अमेंडमेंट कर देगी तब भी तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं बचेगी, जो डिसीजन जो उन्होंने दिया उसकी वैल्यू वैसे भी ख़त्म हो जानी है। तो क्यों नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले को रिव्यू करके एक ऐसा डिसीजन दे ताकि उन लोगों पर इसका प्रभाव ना रहे जो 2009 से पहले शिक्षक बन गए थे। ठीक है मंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। आपने जो आंकड़ा यहाँ पेश किया, हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर फिटमेंट फैक्टर हो, सैलरी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के हाथ में आखिरकार आए। आपका अनुभव मंच पर कैसा रहा? मैं तो कहूँगा कि न्यूज़ तक पर मैं इस बार शायद दूसरी बार जुड़ रहा हूँ आपके साथ में, और न्यूज़ तक को देखने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है, बहुत अच्छी संख्या है, और हमें ये भी भरोसा है कि लोगों को आपके माध्यम से एक बेहतर डिस्कशन देखने और सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन सबसे भी अपील रहेगी कि एक हेल्दी डिस्कशन को देखने के लिए न्यूज़ तक से जुड़े रहें, और हमारा तो अनुभव है ही बहुत अच्छा। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी। अगली बार मंच पर एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।